हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 प्लस जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। एसएससी के लिए स्पेशल है भैया, प्रीवियस क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है और यह है पिनेकल का फिफ्थ एडिशन है पिनेकल का जीएस का 6500 प्लस। यहाँ पे टीसीएस एमसीक्यू है और सभी जो है आप सबके लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज दिए गए हैं। जो बच्चा हिंदी माध्यम में लेना चाहे वो हिंदी में ले सकता है और जो इंग्लिश में लेना चाहे वो इंग्लिश मीडियम में भी इस बुक को ले सकता है भाई। और जैसा मैंने आप सबसे कहा, हम लोग कर रहे हैं इसका वीडियो सॉल्यूशन। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था भैया मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। यहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हमारा टॉपिक है ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां। देखिए लास्ट टाइम 625 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे, अभी 626 नंबर क्वेश्चन के साथ आज अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। इन विच ईयर वाज ए लॉ पास्ड इन इंडिया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर? भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? एक यहां से यह भी ध्यान रखना है, ईसाई धर्म से संबंधित ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति, ईसाई मिशनरियों को जो है भारत आने के लिए अनुमति मिलती है, प्रचार प्रसार कर सकते हैं भाई, प्रचार प्रसार करने के लिए। यह हुआ था 1813 का चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट। जब धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर होगा 1850 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा संख्या के हिसाब से हिंदू हैं, सेकंड नंबर पे जो है मुस्लिम और थर्ड नंबर पे जो है क्रिश्चियन हो गए हैं सर्वाधिक, और दुनिया में सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। Which act was passed by the British government of India to introduce provincial autonomy? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता को शुरू करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1853 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? प्रांतों में भी द्वैध शासन भी आ गया था इसके तहत, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, डैश इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन British India into two new independent dominions of India and Pakistan in 1947। निम्नलिखित में से कौन सा भाई यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों डोमिनियंस में विभाजित किया था? रॉलेट अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम, या पिट्स इंडिया अधिनियम? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा जैसा लिखा भी हुआ है कि भारत और पाकिस्तान और 1947 की बात है। रॉलेट एक्ट आप पढ़ के आते ही 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट 1919 में। स्वतंत्रता यानी भारत आजाद हुआ था, ये अधिनियम आया था 1947 में। भारत सरकार अधिनियम पढ़ के आते हैं हम लोग, भारत शासन अधिनियम से अगर हम लोग देखें 1858 आया था, 1935 का पढ़ के आते हैं। पिट्स इंडिया जो है ये 1784 का है, पिट्स इंडिया 1784। स्वतंत्रता का अधिनियम है, ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम को जो है 4 जुलाई 1947 को जो है संसद में पेश किया गया था। ठीक है भाई, कहां पे पेश किया गया था? हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोअर सदन है वहां संसद का, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। ये बिना किसी संशोधन के 15 जुलाई
1947 को पास हो जाता है। ये पास हो गया था भैया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से। अब कहां जाना था? उसके बाद ये जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर सदन हो गया है, कब गया था भैया? तो आंसर होगा 16 जुलाई 1947, वहां से भी पास हो जाता है। अब फिर किसके साइन होने थे यहाँ पे भैया? महाराज के साइन, सम्राट के साइन यहाँ पे होने थे। और ये कब होते हैं? तो आप यहां से याद रखोगे 18 जुलाई 1947 को। और अनाउंसमेंट हो जाती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो नए डोमिनेंट स्टेट जो हैं वो अस्तित्व में आ जाएंगे। अब हम लोग अगर देखें हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हम लोग हमारे यहाँ पढ़ के आते हैं लोकसभा सबसे निचला सदन है, उसके बाद अपर सदन है उसको क्या कह दिया है? राज्यसभा। उसके बाद सम्राट हो गए हैं, तो वैसे हम लोग पढ़ के आते हैं फाइनली कोई भी अधिनियम पारित तब समझा जाता है जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, यानी ये पूरा का पूरा जो स्वरूप है हमने कहां से बोरोविंग है? तो एक बोरोविंग फीचर पॉलिटी में पढ़ के आते हैं, ये यहीं से आपका बोरोविंग फीचर हो गया ब्रिटेन से। यहां से आप सब इसको याद रखेंगे, ठीक है। दो सदन होंगे केंद्र में, तो ये यहीं से लिया गया पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद The Pitt India Act of Dash distinguished between the commercial and political functions of the British East India Company. डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। कौन सा पिट्स इंडिया आया था भाई? पिट्स इंडिया कब आता है? तो 1818 में, 1792, 1784 और 1802। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप सबसे कहा 1784 में जो है पिट्स इंडिया आता है, तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका सी सही आंसर होगा। सबसे पहला हम लोग पढ़ के आते हैं जिससे शुरुआत होती है, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, और ये कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। उसके बाद 1793 में पढ़ के आते हैं चार्टर, फिर 20 साल बाद 1813, फिर 20 साल बाद 1833, फिर 20 साल बाद 1853, ये पढ़ के आते हैं हम चार्टर एक्ट। याद होंगे आप सबको। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, ये भी ध्यान रख लेना है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया। द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म इज, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, रोल्ट एक्ट 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912, या भारत शासन अधिनियम 1912। तो 1919 वाला जो है ये तो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है कि नहीं? क्या कौन सा है ये? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रांतों में देश शासन की शुरुआत होती है, इसमें 1919 का है, जबकि मार्ले मिंटो जो है ये 1909 का है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहां से मार्ले जो हो गया है ये भारत राज्य सचिव हुआ, उस समय भारत राज्य सचिव, ध्यान रखोगे, और मिंटो उस समय भारत में वायसराय हुआ, सेम। और ये प्रथा जो है ये शुरू कब की गई थी? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम से। 1858 का भारत शासन अधिनियम, जब रूल सीधा क्राउन के पास चला गया था और कंपनी ने काम करना बंद कर दिया, तब 1858 का भारत शासन अधिनियम से, ठीक है भैया। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, दोनों ही याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ाओ क्लास, फिर नेक्स्ट पे आओ। The British Parliament transferred the power of East India Company to the British Crown in Dash। ब्रिटिश संसद ने डैश यानी कब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया था? ऐसा होता है आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद, है कि नहीं? आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद क्या आता है?
भारत शासन अधिनियम आता है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया 1858 में, है कि नहीं। और इस समय जो है हम कहेंगे कि अगर क्रांति के समय आप सबसे पूछे कि गवर्नर जनरल कौन था, तो क्रांति में कैनिंग चली थी, कैनिंग था। और इसी अधिनियम के तहत जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और अब गवर्नर जनरल को क्या कहा गया, वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ था, कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय। कैनिंग जो है ये भारत का पहला वायसराय हुआ। अब यहां से अधिनियम कौन सा है, ये 1858 का अधिनियम है। और अब सत्ता जो है वो रूल सीधा सीधा किसके पास चला गया था, क्राउन के पास चला गया था। औपचारिक रूप से कंपनी ने काम करना भी बंद कर दिया था यहाँ पे। तो ये रूल्स एंड पॉलिसीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश की। नेक्स्ट पे आओ, विच एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इन केस ऑफ पब्लिशिंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल। कौन सा अधिनियम सरकार को आपत्तिजनक कुछ भी प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। ये एक्ट कौन सा था, पहला ऑप्शन है इल्बर्ट एक्ट 1883, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, मीडिया एक्ट 1883, न्यूज़पेपर एक्ट 1855। तो चलो सी और डी को छोड़ो, पहले दो में से बताओ। देखो इल्बर्ट एक्ट जो है ये 1883 में आया था। इसके तहत जो इंडियन जज हैं वो यूरोपियन के खिलाफ भी सुनवाई कर सकते हैं। यूरोपियन के खिलाफ भी जो है मुकदमों में सुनवाई कर सकते हैं, अगेंस्ट जो है वो केस देख सकते हैं। ये था इल्बर्ट, इसका विरोध हुआ, इसको वापस लेना पड़ा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है और इससे संबंधित था ये। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। अब ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके कौन आया था, तो उसका आंसर करना है भैया किसने इसको इंप्लीमेंट करा था। तो उस समय जो भारत का वायसराय था लिटन 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेके आता है। जबकि अगर आप सबसे पूछे, यानी मैं यहां लिख देता हूं कि भैया इसने पेश करा था, और अगर इससे पूछा जाए इसको वापस किसने ले लिया था, तो उस समय भारत का वायसराय हुआ रिपन। समय था 1881 का, रिपन ने इसे निरस्त कर दिया था, या यूं कह दीजिएगा इसे वापस ले लिया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, रिपन के समय में ही इल्बर्ट बिल आता है। ये भी किसके समय में आया था, इल्बर्ट विधेयक भी रिपन के समय में आता है 1883 में। 1881 का समय महत्वपूर्ण रहा, रिपन के समय में ही 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस होती है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, पहली पूर्ण जनगणना हुई। सेकंड वन ध्यान रखोगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रस्ताव भी यही लेके आया। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1881 में 1881 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रस्ताव भी यही लेके आया था। ठीक है भाई, आगे बढ़ाते हैं क्लासेस के बाद। नेक्स्ट पे आओ फिर। द बिल विच प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन मैजिस्ट्रेट वाज एज। किस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। अभी मैंने आप सबको इसका बताया था भाई, हेस्टिंग बिल, डलहौजी बिल, इल्बर्ट बिल, जॉर्ज बिल। एक ही ऑप्शन है जो आपने सुना होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो वो है इल्बर्ट बिल। समय भी लास्ट क्वेश्चन में दिया गया था 1883 का, और ये कौन लेके आता है, तो आंसर करना है रिपन लेके आया था। ठीक है, रिपन इस विधेयक को लेके आया था। इसके तहत भारतीय जज भी जो है यूरोपियन के खिलाफ केस की सुनवाई कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा हमारा। हेस्टिंग का, वॉरेन हेस्टिंग का समय ध्यान रखोगे आप सब, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773। डलहौजी का समय आप सब ध्यान रखोगे 1853, फर्स्ट रेलवे, और बाकी तो है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू साइन ए सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। हैदराबाद, कोचीन, त्रावणकोर और मराठा। इस सहायक संधि लेके कौन आया था, वेलेस्ली जो है इसे लेके आया था भाई।
ये कब से कब तक रहता है? तो आंसर होगा 1798 से लेकर 1805 तक जो है ये गवर्नर जनरल रहता है बंगाल का। ये भी ध्यान रखना है। अब आता है यहाँ पे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था या पहली रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद पहली रियासत थी। समय लास्ट क्लास अगर आप सबने देखी है तो आप सबको याद होगा 1798 में जो है इसने साइन करे थे। चलो एक और क्लियर कर लेते हैं यहां से। हैदराबाद जो है भैया इसका लास्ट निजाम अगर आप सबसे पूछे अंतिम निजाम शासक जो है हैदराबाद रियासत का कौन था? तो आंसर करना है उस्मान अली। उस्मान अली हैदराबाद रियासत का अंतिम निजाम शासक हुआ 1948 में भारत में विलय के साथ। तब तक ध्यान रखेंगे। अच्छा, सहायक संधि पर हस्ताक्षर पे एक पेपर में क्वेश्चन आया था, लास्ट क्लास में करा होगा आपने। अवध ने जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर कब करे थे? तो 1801 में करे थे। अवध का लास्ट नवाब अगर आप सबसे पूछा जाए कि लास्ट नवाब जो अवध का कौन हुआ था? तो ये थे भैया वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को जो है ब्रिटिश सल्तनत में या ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश में शामिल कर लिया गया 1856 में। इसको लेके डलहौजी ने कहा था कि ये एक चेरी फल है जो एक न एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा। अवध को लेकर सहायक संधि पर अवध ने हस्ताक्षर कब करे? 1801 में। और अवध ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल हो गया? 1856 में। हड़प लिया गया आप यूं कह सकते हैं 1856 में। और अंतिम इसका नवाब कौन हुआ? वाजिद अली शाह। जबकि हैदराबाद रियासत का अंतिम नवाब कौन हुआ? उस्मान अली। नेक्स्ट पे आओ। Who among the following was the Viceroy of India when the Indian Universities Act was passed in 1904? जब 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था तब भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? भाई कुछ अलग या कुछ नए क्वेश्चन अगर आप सबसे पूछे जाएं तो मैंने लास्ट क्लास में आप सबसे कहा था कि भैया आप सब जो है अलग अलग गवर्नर जनरल या वायसराय के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद कर लीजिएगा। पहला है चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड से तो कई बार क्वेश्चन आया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, समय क्या बताया? 1919 का। ठीक है। करजन का समय बताया 1905 में। बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। यानी अब आपको मिल चुका आंसर, क्योंकि 1904 का पूछा हुआ है और ये 1905 की बात हो रही है यहाँ पे। तो सही आंसर क्या हो गया है? करजन के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम आता है। तो ऑप्शन जो होगा आपका सी। मिंटो, मार्ले मिंटो से याद रख सकते हो, इसको पढ़े हैं हम लोग 1909 में यूनिवर्सिटीज। ऐसा ही एक हम लोग पहले पढ़ के आते हैं वुड डिस्पैच, याद होगा वुड डिस्पैच। इस पे पेपर में पूछा है वुड डिस्पैच कब आया था, किससे संबंधित था? तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था। ये एजुकेशन से संबंधित था। किससे मेरे भैया? तो ये एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच 1854 में आता है और 3 विश्वविद्यालय 3 अलग अलग प्रेजेंसियों में स्थापित किए जाते हैं। कलकत्ता, बंगाल में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। किसके समय में? कैनिंग के समय में 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। What is the original name of the Impress of India Act and when was it is instituted? Impress of India Act का मूल नाम क्या था और इसे कब लागू किया गया था? रॉयल्टी एक्ट ऑफ 1876, रॉयल्टी अधिनियम 1876, द रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876, 1876 का रॉयल टाइटल अधिनियम, द रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1877, 1877 का, द टाइटल्स एक्ट ऑफ 1875, 1875 का तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है भैया, 1876 का है ये, रॉयल्टी नहीं है, ये रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876 है। इसके तहत ही क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया या जो भी वहां के सम्राट होंगे उनको भारत का जो है भी सम्राट घोषित किया गया था। ऐसा हुआ था, ये अधिनियम है 1876 का और 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया भारत के सम्राज्ञी घोषित हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। और दिल्ली में इसके लिए भव्य दरबार का आयोजन भी किया जाता है। इसका समय भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि 1876 है तो मैंने आप सबको 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बताया है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अब ये जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का, और इस समय कौन था? वायसराय। तो लिटन के समय की ये बात हो रही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ 1947 regulates the Indian labor law with regard to trade unions as well as individual workmen? निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? भारतीय श्रम कानून को विनियमित करने का काम करता है 1947 का। इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, रोलेट एक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद अधिनियम। तो ये है औद्योगिक विवाद अधिनियम, क्योंकि आप सब जानते हैं रोलेट एक्ट पढ़ के आते हैं 1919 का, चार्टर स्टार्ट होते हैं 1793 से पढ़ते हो 1853 तक। भारतीय परिषद एक्ट एक बहुत फेमस है 1861 का। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम हुआ। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही होगा। नेक्स्ट पे आओ। इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, हम लोग इसके लिए शारदा एक्ट पढ़ के आते हैं, है कि नहीं? शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम या एक्ट कह लीजिएगा। इसके तहत स्टार्टिंग में जो है भैया लड़कियों के लिए जो शादी की उम्र निर्धारित की गई थी वो 14 वर्ष थी, जबकि लड़कों के लिए जो है वो शादी की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? 18। 1978 में फिर इसमें अमेंडमेंट होता है और अब लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो कितनी निर्धारित की गई थी? 18, जबकि लड़कों की जो शादी की उम्र वो कितनी निर्धारित की गई थी? 21 वर्ष। तो ये बाल विवाह से संबंधित या बाल विवाह निषेध अधिनियम था, कब आया था? 1929, 1931, 35 और 33। तो सही आंसर होगा 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम। एक अब लोग पढ़ के आए हैं पीछे, सती प्रथा को बैन किया गया था, इलीगल और पुनिशेबल जो है इसको अपराध घोषित किया गया था। ये कब की बात है? तो ये बताओ कब की बात है भैया? 1829 में। और ठीक 100 साल बाद आप कहोगे 1929 में बाल विवाह को भी निषेध घोषित कर दिया गया था। इस समय किसने करा था ऐसा? तो ये करा था विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ऐसा करते हैं, किसके सहयोग से भाई? तो ये भी बताया हुआ है राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और राजा राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्म समाज की भी स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी इन्होंने, कब की बात है? 1828। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया? भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था? भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यानी चार्टर भारत का 1853 का नहीं। ये देखो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था, और अब यहां से अबॉलिशन हो गया था भारतीय परिषद का, यूं कहोगे प्रांतों में, और यहां से जो है विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का जो है वो शुरू हो गया था। तो ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और ये मैंने आप सबको बता ही दिया है। सबसे पहले पेश कब किया गया था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया बिना किसी संशोधन के। ये 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन से पास होता है। 16 जुलाई 1947 को जो है ये हाउस ऑफ लॉर्ड से पास हो जाता है, और 18 जुलाई 1947 को जय सम्राट के साइन के साथ ही डोमिनियन स्टेट अस्तित्व में आएंगे, ऐसी अनाउंसमेंट हो जाती है। तो ये इनसे संबंधित हो गए हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट पे आओ। द डैश इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 न्यू इंडिपेंडेंस डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947। फिर से रिपीट है। डैश यूनाइटेड किंगडम के संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं है,
गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट एक्ट है, नहीं है। रोलेट एक्ट है क्या? ये भी नहीं है। देखो जरा, अब यहाँ पे ना 1947 में यूनाइटेड किंगडम संसद अधिनियम जिसने भारत अलग अलग कर दिए थे, तो ये तो है ही नहीं इंडस्ट्रियल का। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब का है ये? इसके आगे बस ये ध्यान रख लेना 1947। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? सी सही आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट कब का पढ़ के आते हैं? रोलेट एक्ट 1919 का है, बहुत फेमस है। इसी को लेकर महात्मा गांधी ने भारत में पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करा था, फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट। भारत में पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन महात्मा गांधी का किसके खिलाफ था? तो फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट जो है, फर्स्ट नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करी थी महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1929 prohibiting marriage of girls below 14 and boys below 18 year of age? 1929 में 14 साल से कम उम्र की लड़कियां और 18 साल से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1929 में, अभी पढ़ के आए हैं। वैसे भी आप टाइम के साथ भी अगर चाहो तो रिलेट कर सकते हो। रोलेट एक्ट 1929, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878, शारदा अधिनियम 1929, इसमें बार बार संशोधन हुए, फिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो समय के साथ भी देखोगे तो शारदा एक्ट हो जाएगा। और पीछे क्वेश्चन में मैंने आप सबको ये बताया भी था कि 14 वर्ष जो है वो स्टार्टिंग में लड़कियों की उम्र, और 18 वर्ष जो वो लड़कों की उम्र जो है वो शादी के लिए निर्धारित की गई थी। और इसी से एक क्वेश्चन यहाँ से याद रख सकते हो, अगर ये पूछा जाए कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है, विडो रीमैरिज एक्ट कब आता है? विडो रीमैरिज एक्ट जो है ये कब आया था? 1856 में आया था विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, 1856 का किसके समय में आया था जरा बताओ फिर आप लोग। ये भी पढ़ के आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उपस्थिति में जो है पहला विधवा पुनर्विवाह होता है। 1856 से 1857 याद करो क्रांति। और इस समय कौन था? तो आंसर कर देना है कैनिंग था भाई इस समय भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। In which year through the Indian Official Secrets Act was freedom of press curbed? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश कब लगाया गया था? देखो, एक हम लोग पढ़ के आते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अब खैर वो ऑप्शन में भी नहीं है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसमें था कि अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल बोलोगे तो प्रेस की जो संपत्ति है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं बोलना है, प्रेस की जो एसेट्स हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा, जो एसेट्स हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा। तो मतलब वो तो ऑप्शन में नहीं है। और ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बहुत फेमस है, ये 1878 का है और लिटन लेके आया था। 1878 में कौन लेके आया था भाई? लिटन लेके आया था। यहां से ये कब की बात है? 1919 में, 1921, 1904, 1909। 1909 का तो बहुत फेमस आप सबको पता है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो। 1904 सही आंसर हो जाएगा। ये किसके समय की बात है? तो कर्जन के समय की बात है, कर्जन। 1919 में आप सबको पता भी है रोल्ट एक्ट भी आता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, वो भी ध्यान रखोगे। 1919 तो काफी बार हो चुका है। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद। In 1877, which of the following viceroy organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India? वर्ष 1877 में 77 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था? दिल्ली में भव्य दरबार लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था? जरा याद करो, लिटन, रिपन, मिंटो, डफरिन। डफरिन है 1885 में। क्या घटना थी इसके समय की? कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके समय में होती है? डफरिन के समय में। मिंटो बताया 1909, मार्ले मिंटो सुधार। इसके समय को कैसे याद रखोगे? मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार।
रिपन का बताया 1881 की इस समय की 3 बड़ी घटनाओं के साथ। लिटन 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ध्यान रखोगे। ये स्तंत्र और ठंतर आपको नजदीक लग ही रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? लिटन ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है भाई, तो 1877 में ऐसा हुआ। वो सॉरी, दिल्ली में एक भव्य दरबार जो मैं बोल रहा हूं वो सेम लाइन, जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में, जब बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एम्पायर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाता टू दिल्ली इन डैश। ब्रिटिश भारत साम्राज्य की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1911, 1905, 1907 और 1909। देखो 1909 तो मार्ले मिंटो वाला काफी बार आप लोग पढ़ लिए हैं, मार्ले मिंटो मतलब गलत है। 1907 में बताएंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, 1911 में जो है दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन होता है, जॉर्ज पंचम और मैरी का स्वागत होता है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल भी किया जाता है, बंगाल के विभाजन को कैंसिल भी किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? इसका ए सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन रद्द होता है 1911 में। बिहार और उड़ीसा नए प्रांत बनाए जाएंगे, दूसरा। तीसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी, ऐसी अनाउंसमेंट होती है। पर एक्चुअल में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनती है कब भाई? 1931 में, 1931 में। मैंने एक पॉइंट आप सबको याद करवाया होगा, दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसका इनॉग्रेशन होता है एज ए कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका इनॉग्रेशन कौन करते हैं? इसका इनॉग्रेशन किया जाता है भाई किसके द्वारा? डफरिन 1885 में था। कौन था इस समय भैया? दिल्ली समझौता होता है, इरविन। तो इरविन जो है दिल्ली को एज ए ऑफिशियल ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल इनॉग्रेट करता है 1931 में। अनाउंसमेंट हुई थी 1911 में। बाय विच ब्रिटिश स्टैट्यूट वर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर फर्स्ट टाइम allocated seats for election in Indian Legislative Council? किस ब्रिटिश कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार भारतीय विधानसभा परिषदों में चुनाव के लिए सीटों का आवंटन किया गया था? पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। 1833 का चार्टर अधिनियम, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892 का। ठीक है, 1833 के चार्टर के तहत जो है भैया विलियम बेंटिक जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। इसके तहत क्या कहा गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और ऐसा कौन करता है? तो ये विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक। इसके लिए आप लोग याद रखेंगे विलियम बेंटिक, क्योंकि 1833 है, 1829 में विलियम बेंटिक जो है वो सती प्रथा को भी बैन कर देता है, तो उसके साथ आप इस समय को याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद Which law was imposed in India during the command of जनरल डायर? जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? प्रिवेंशन डिटेंशन, निवारक निरोध, डिस्क्रिमिनेशन लॉ भेदभाव कानून, साइमन लॉ, साइमन कमीशन, साइमन लॉ या मार्शल लॉ? तो मार्शल लॉ लागू करा था भाई जनरल डायर ने 13 अप्रैल। इसके लिए समय आप याद रख सकते हो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्याकांड होता है भैया, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसमें गोलियां चलाई थी भैया इसने, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके लिए एक पॉइंट है कि असल में मार्शल लॉ के तहत क्या था भाई, 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और वहां
ऐसा हुआ था, इसलिए इसने गोलियां चलवाई। और फिर आप सबको पता ही है भैया, मार्शल लॉ, और इसके समय को याद रखना है 1919 में, जनरल डायर। नेक्स्ट पे आते हैं। इन ऑर्डर टू कर्ब द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स unrestrained commercial activities and to bring about some order in territories under the company control, the British Parliament enacted a series of laws among which the dash stood first। पहला कौन सा कानून था? तो इतनी बात पूरी स्टेटमेंट में समझ में आई है। हिंदी में देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियां, मतलब सही ढंग से वो काम नहीं कर रहे होंगे, अनर्गल व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ आदेश लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें डैश जो है वो पहले स्थान पर था। पहले स्थान पे कौन सा था? 1813 का चार्टर? नहीं, इससे पहले तो हम लोग पढ़ के आते हैं। सबसे पहला कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और कौन था इस समय? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, इसके लिए आप सब याद रखोगे, वॉरेन हेस्टिंग। और क्या बन जाता है भाई? ये पहला जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, और बाकी इसके नीचे आ जाते हैं फिर मद्रास और बॉम्बे के। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के बाद आया था 1793 का चार्टर। सीरीज थी ये पूरी जो ब्रिटिश संसद के द्वारा है। 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, जो उन पूरी सीरीज में जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किए गए उनमें पहला था। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ फर्स्ट अकाउंट जनरल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत के पहले महालेखाकार एडवर्ड ड्रमंड जो हैं वो भारत के पहले महालेखाकार हुए। एडवर्ड ड्रमंड महालेखाकार। कब पारित किया गया था? 1858, 1845, 1890 और 1867। तो पहले जो हुए थे भैया 1858 के तहत ही, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग फिर विच कमेटी अमंग द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919? मार्च 1919 में बॉम्बे में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति। हाँ, हंटर समिति थी तो सही, लेकिन ये जलियांवाला बाग के लिए गठित होती है, उसकी जांच पड़ताल के लिए, जलियांवाला बाग। ठीक है। खिलाफत समिति 1919 की थी, और ये सही आंसर हो गया है। खिलाफत समिति जो है अली बंधुओं के द्वारा हम लोग पढ़ के आते हैं ना। 1919 में बॉम्बे में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो आंसर होगा खिलाफत समिति। 1919 में ही हंटर समिति, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1919 में ही रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही महात्मा गांधी ने सबसे पहले नेशनल वाइड राष्ट्रव्यापी हड़ताल की या राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा करी थी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। 1774 द एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। 1774 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। 1775 में सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ पलासी। ना, पलासी का युद्ध जो है भैया वो 1775 में नहीं होता है, ये कब होता है? 1757 में पलासी का युद्ध। 1776 द फर्स्ट रेलवे सर्विस बिगिन फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। ये भी गलत हो गया, ऐसा 1776 में नहीं होता, ये होता है 1853 में, 1853। इन 1793 द कॉर्नवालिस कोड वाज इनेक्टेड। 1793 में कॉर्नवालिस कोड अधिनियम लागू किया गया था। 1793 में, बिल्कुल ये वाला पॉइंट जो है आपका कतई सही हो गया भैया। 1793 में, बहुत बार जब भी मैंने कॉर्नवालिस का नाम लिया मैंने हमेशा आप सबको 1793 ही बताया है, और इसे कहा है, इसे भारत में सिविल संहिता का जनक कहा जाता है। इसे कॉर्नवालिस, इसे सिविल कोड 1793 समय। बस यही एक लाइन मैंने बार बार आप सबके लिए कही क्योंकि इसके समय को यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। चलो, पहले ऑप्शन में 1774 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं सर विलियम जोन्स। ये मुझे बताइएगा इसकी स्थापना वो कब करते हैं? आप सबके लिए ऑप्शन है, एक 1784 और 1774 तो गलत है ही। चलो एक ही ऑप्शन है, अगर ये गलत है तो आप बताइएगा कि कब जो है विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब की जाती है? विलियम जोन्स के द्वारा। तो भैया हम लोग आज अपनी क्लास यहीं तक करते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।